नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। खबर की शुरुआत यहां पर करेंगे यशवंत सिन्हा से। जी हां, आप सभी को बता दें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हर तरफ तैयारियां हैं, जहां विपक्ष पूरी तरीके से बैठक पर बैठक कर रहा था। ममता बनर्जी के कई ऐलान हुए थे, जिसमें शरद पवार से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक के नाम थे, लेकिन अंत में जाकर यहाँ पर नाम पर मोहर लगती नजर आ रही है यशवंत सिन्हा के। आप सभी को बता दें, इनकी कहानी बहुत मजेदार रही है राजनीतिक सफर के अभी तक। जिस तरीके से यशवंत सिन्हा राजनीति में एंट्री करते नजर आए, बीजेपी के साथ इनकी नजदीकियों की खबर थी, उसके बाद इनके बेटे को लेकर जो खबर सामने आई, फिर ममता बनर्जी के पार्टी तक जाने का कैसा इनका सफर रहा, कांग्रेस के साथ यहाँ पर कुछ जो बातें निकल कर सामने आई, और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी से भी कुछ नजदीकियों की बातें निकल कर सामने आई थी। तो इतना लंबा सफर तय करने के बाद अब देश के प्रथम नागरिक बनने तक का सफर तय करना है इनको, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ था। कई नामों पर एक साथ चर्चाएं हो रही थी, जिनमें सबसे पहले यहाँ पर नाम सामने आया था जिस तरीके से शरद पवार का था, फिर फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आया, और भी तमाम नामों की गिनती की जा रही थी। लेकिन अंत में जाके विपक्ष ने सर्वसम्मति से यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगाई। आपको बता दें, जयराम रमेश ने इस बात की घोषणा की, जहां बीते मंगलवार को इस बात की घोषणा की गई, ऐलान किया गया कि यशवंत सिन्हा विपक्ष के रूप में एक बड़े चेहरे होंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो यशवंत सिन्हा की कहानी देखते हैं, क्या कुछ इनकी कहानी में रहा। मोदी के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने मोर्चा खोला था। बेटा खुद यहाँ पर बीजेपी के साथ है, लेकिन ये विपक्ष के तौर पर एनडीए के खिलाफ यहाँ पर खड़े होते नजर आएंगे राष्ट्रपति चुनाव में। और ममता बनर्जी के साथ इनका कैसा खास रिश्ता है और कैसे यहाँ पर टीएमसी पार्टी की ओर उन्होंने कदम बढ़ाए थे, तमाम जानकारी यहाँ पर अब यशवंत सिन्हा से निकलकर सामने आई हैं। जुड़ी जो बातें यहाँ पर हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाली भी हैं। इनको यूटर्न के नाम से भी यहाँ पर बताया गया था, क्योंकि समय समय पर कई बड़े फैसलों के बीच इन्होंने यूटर्न लिए थे, चाहे वो किसी पार्टी को लेकर हो या आईएएस को लेकर या अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ फैसलों को लेकर। तो चलिए देखते हैं इनका यही राजनीतिक सफर यशवंत सिन्हा का, कि अब तक का कैसा इनका राजनीतिक सफर रहा है, टीएमसी में कैसे इनकी एंट्री हुई, बीजेपी को लेकर क्या तमाम खबरें थी, मोदी की सरकार के खिलाफ कैसे मोर्चा खोला था, केजरीवाल के साथ कैसे नजदीकियां बढ़ी थी। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनीतिक सियासत राष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी गरमाई हुई है, जहां देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट कर आम सहमति से एक उम्मीदवार उतारने पर मंथन चला, जहां शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद अब अचानक यशवंत सिन्हा का नाम चर्चाओं में आ गया। कहा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा के नाम पर विपक्षी दल सहमत हैं। यशवंत सिन्हा के नाम की चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने राष्ट्रीय कार्य के नाम पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर सम्मान देने के लिए ममता बनर्जी का आभार भी व्यक्त किया। यशवंत सिन्हा के सियासी जीवन और केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यकाल की बात करें तो उनकी छवि मिस्टर यू टर्न की तरह रही। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा बहुत चर्चाओं में हैं। यशवंत सिन्हा की बात करें तो इनके कई फैसले थे जिसने सभी को हैरान कर दिया। यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकारों में वित्त मंत्री रहे। यशवंत सिन्हा को भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का श्रेय दिया जाता है, और उनके वित्त मंत्री रहते ही संसद में बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे की जगह दिन में 11 बजे किया गया था। यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री रहते अपनी ही सरकार के कुछ नीतिगत फैसलों का बदला भी था, जिसकी वजह से उन्हें मिस्टर यू टर्न भी कहा गया। आपको बता दें कि किस तरीके से इनमें बीजेपी को लेकर तमाम खबरें थीं, आईएएस की नौकरी को लेकर खबरें थीं। बिहार की राजधानी पटना के एक कायस्थ परिवार में 6 नवंबर 1937 को जन्मे यशवंत सिन्हा ने 1958 में राजनीतिक शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे, जहां साल 1960 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में 12वीं रैंक हासिल की और 24 साल तक आईएएस अधिकारी के रूप में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव और जर्मनी के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में प्रथम सचिव तक विभिन्न पदों पर सेवा दी। यशवंत सिन्हा ने साल 1984 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा भी दे दिया और जनता पार्टी के सदस्य के रूप में अपने सियासी सफर का आगाज किया। यशवंत सिन्हा को जनता पार्टी ने 1984 के लोकसभा चुनाव में हजारीबाग सीट से चुनाव मैदान में उतारा। तब यशवंत सिन्हा तीसरे स्थान पर रहे। साल 1986 में जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया और 1988 में जनता पार्टी से ही वे पहली बार राज्यसभा पहुंचे, जहां 1989 में जनता पार्टी के गठन के बाद यशवंत सिन्हा को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी ली। जनता पार्टी को 1989 के आम चुनावों में 143 सीटों पर जीत मिली और पार्टी ने वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। जनता पार्टी की सरकार का भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और लेफ्ट ने भी बाहर से समर्थन किया। यशवंत सिन्हा ने अपनी आत्मकथा कन्फेस
ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर में लिखा है कि वे वीपी सिंह ने उनको सरकार में राज्य मंत्री बनने का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। सियासी परिस्थितियों ने फिर करवट ली, जनता पार्टी में टूट पड़ी, कई दल बन गए। यशवंत सिन्हा जनता दल में रहे। जनता दल ने 1990 में कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर के नेतृत्व में सरकार बनाई। तब देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल थी। सियासत में महज 6 साल पुराने चेहरे यशवंत सिन्हा को तब चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री बना दिया गया। यशवंत सिन्हा बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और 1996 में पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। चंद्रशेखर से प्रभावित होकर सियासत में आए यशवंत सिन्हा की गिनती आडवाणी के चहेते नेताओं में होती थी। आडवाणी ने 1998 के आम चुनाव में प्रचार के दौरान एक जनसभा में सरकार बनने पर यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री बनाने का वादा करते हुए जनता से उन्हें जिताने का आह्वान किया था। 1998 में हजारीबाग सीट से यशवंत सिन्हा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और केंद्र में बीजेपी की सरकार भी बनी। अब इसके बाद देखिए किस तरीके से कहा जाता है कि तब अटल बिहारी वाजपेयी यशवंत सिन्हा को विदेशी मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन आडवाणी ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। आडवाणी ने जनसभा में किया गया अपना वादा निभाया। जहां 1999 में 1 वोट से सरकार गिरने के बाद जब फिर से बीजेपी ने सरकार बनाई, तब भी यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री बनाया गया। 1 जुलाई 2002 तक यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री रहे और इसके बाद उन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आपको बताएं किस तरीके से साल 2004 में उनको हार भी हुई थी। साल 2004 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हार मिली, जहां पर यशवंत सिन्हा भी हजारीबाग सीट से चुनाव हार गए। बीजेपी ने बाद में सिन्हा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में यशवंत सिन्हा हजारीबाग से जीतने में सफल रहे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले बीजेपी गठबंधन की हार हुई। यशवंत सिन्हा ने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब किस तरीके से 2014 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जहां साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता से 10 साल का वनवास खत्म कराने की कोशिश में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उतरा। पार्टी ने यशवंत को किनारे कर दिया और हजारीबाग सीट से उनके ही बेटे जयंत सिन्हा को चुनाव में मैदान पर उतार दिया। यशवंत सिन्हा ने बाद में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 21 अप्रैल 2018 को बीजेपी छोड़ने और सक्रिय राजनीति संन्यास का ऐलान कर दिया। अब इनके बारे में और बताएं तो सक्रिय राजनीति संन्यास का ऐलान करने के बाद यशवंत सिन्हा आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित मार्च में भी नजर आए। उनकी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ बढ़ती नज़दीकियां भी चर्चा में रही, लेकिन यशवंत सिन्हा ने सक्रिय राजनीति से संन्यास के फैसले से भी यूटर्न ले लिया और 2021 में यशवंत सिन्हा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन अब इनकी किस्मत पलटी है, जहां विपक्षी दलों की ओर से मंगलवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर हुई बैठक में अहम फैसला हुआ और सूत्रों के अनुसार इसमें सर्वसम्मति से यशवंत सिन्हा को विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि विपक्षी दलों की पिछली बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम भी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अब इस बैठक का फैसला कुछ और ही निकलता नजर आ रहा है और ये पक्ष के भविष्य के लिए कितना सही रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखा आप सभी ने किस तरीके से यशवंत सिन्हा को लेकर जितनी भी तमाम खबरें थी हमने अपनी इस खास रिपोर्ट में आप सभी को बताई, लेकिन अब उम्मीद है कि एनडीए का एक ऐसा उम्मीदवार आएगा जो सभी को एक बार फिर से दंग कर देगा, क्योंकि हमेशा से यही कहा गया है कि बीजेपी यानी एनडीए कोई ऐसा उम्मीदवार उतारती है। जैसे पिछली बार रामनाथ कोविंद एक दलित चेहरे के रूप में उतरे थे, जीत हासिल करी, सभी के लिए हैरान कर देने वाला फैसला था। दूसरी तरफ विपक्ष किस तरीके से निशाने साध रहा था अभी तक, ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर विपक्ष के तौर पर मजबूत नजर आई। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल सोनिया का इस समय वैसे ही ईडी की जाँच को लेकर बुरा हाल है। सोनिया गांधी कोविड का शिकार हुई थी, राहुल गांधी ईडी की जाँच में फंसे हुए थे, तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कई बड़े नेताओं ने इन सब मामलों में शिरकत करी। तो अंत में जाके मंगलवार 21 तारीख को इस बात का फैसला हो गया, जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनावों के लिए विपक्ष के आम उम्मीदवार होंगे। अब देखते हैं यशवंत सिन्हा क्या बड़े फैसले लेते हैं आने वाले वक्त में, किस तरीके से किन विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे इस राष्ट्रपति चुनाव की जंग में। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और कैसे सामने पक्ष की पार्टी का सामना कर पाएंगे, क्योंकि उनके फैसले हर बार ही दंग करते हैं, चाहे वो पिछली बार रामनाथ कोविंद का ही एग्जाम्पल क्यों ना हो। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी और बड़ी जानकारी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।